आज बीए तृतीय वर्ष में राजस्थान हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में आक्रमण। मराठों के आक्रमण को यदि पढ़ रहे हैं तो इसमें मराठों के आक्रमण हुए तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे, यानी राजपूताने में जो मराठे प्रवेश कर रहे हैं उनके पीछे मुख्य कारण क्या रहे। दूसरी चीज, मराठे उत्तर भारत की ओर बढ़े तो कहते हैं ऐसी क्या राजनीतिक परिस्थितियां हुई उत्तर भारत में जिसकी वजह से मराठों को उत्तर भारत में प्रवेश का मौका मिल गया। और स्वाभाविक है, जब मराठे दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब वो राजस्थान होकर के ही निकलेंगे। तो इसमें राजस्थान में भी कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां रही होगी जिनकी वजह से इनको प्रवेश का मौका मिल गया। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मराठों का राजस्थान आक्रमण और इसमें प्रवेश के कारण क्या थे। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो मराठों के राजस्थान में प्रवेश के कारण है उसमें राजस्थान की जो आंतरिक राजनीतिक गतिविधियां थी, सत्ता लोलुपता जो राजाओं में आई थी, उसके कारण भी रहा। और दूसरा कारण यह भी था कि उस समय जो मुगल शासक थे वो मुगल शासक इतने कमजोर थे कि आयाराम गयाराम वाली स्थिति हो गई थी। जैसे आपने नाम सुना होगा सैयद बंधुओं का। सैयद बंधु ऐसे किंग मेकर के रूप में उभर गए कि किसको राजा बनाना है किसको नहीं बनाना, वो अपने हाथों से उनके मतलब मुगल शासकों को उन्होंने कठपुतली सा बना दिया था। जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक मुगल साम्राज्य में स्थायित्व था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद सैयद बंधुओं का प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने अपने फायदे के लिए किसी राजा को बनाया, किसी को हटाया, ये स्थितियां रही और इसी परिस्थितियों का फायदा उठाया मराठों ने। अब देखें तो जो 18वीं सदी है, 18वीं सदी में मराठे बड़े प्रभावशाली थे और विशेष करके इन मराठों में इस समय जो पेशवा के पद थे वो बड़े जबरदस्त हुआ करते थे और पेशवा भी एक से बढ़कर एक योद्धा हुए इस समय। पर चूंकि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रवेश के कारण, तो उसमें पहले राजस्थान की कुछ परिस्थितियां समझते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान में ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से मराठों को राजस्थान में प्रवेश का मौका मिल गया। आप देखिए, ये है एक आमेर राजघराना, ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता था। ठीक इसके पड़ोस में एक और था बूंदी, इसको समझना है। अब क्या था, आमेर के जो शासक थे वो थे सवाई जयसिंह। और जो बूंदी का शासक था वो था बुद्ध सिंह हाड़ा। अब जो बुद्ध सिंह हाड़ा है, इसके और सवाई जयसिंह के बीच में इतने अच्छे संबंध थे कि कहते हैं कि इतने मित्रवत रहते थे कि इन्होंने राजपूत जो एकता थी उसका कहते हैं प्रारंभ की शरण में जो शुरुआत की थी उसमें बुद्ध सिंह हाड़ा और सवाई जयसिंह की मित्रता बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। उन्होंने राजपूत एकता को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास सबसे पहले शुरू किए थे। अब इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि सवाई जयसिंह की एक बहन थी अमरकौरी। इस बहन अमरकौरी का विवाह सवाई जयसिंह ने करवा दिया बुद्ध सिंह हाड़ा से। अब जब बुद्ध सिंह हाड़ा से हुआ तो कहते हैं ये अमरकौरी कछवाई रानी कहलाती है, क्योंकि कछवा वंश से रिलेटेड थी, तो ये कछवाई रानी थी। अब बुद्ध सिंह हाड़ा से इसकी शादी हुई। अब शादी के बाद सबको पता था कि भाई जो इससे संतान पैदा होगी, जो पुत्र पैदा होगा, वो बूंदी का उत्तराधिकार प्राप्त करेगा। अब अमरकौरी से शादी के बाद कहते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक इंतजार किया लेकिन कोई संतान नहीं हुई। अब क्या हुआ, इसी समय कहते हैं कि 6वें वर्ष एक संतान ने जन्म लिया और उसका नाम था, अमरकौरी से एक संतान ने जन्म लिया, एक पुत्र प्राप्त हुआ। नाम था भवानी सिंह। जैसे ही भवानी सिंह ने जन्म लिया, बुद्ध सिंह हाड़ा ने कह दिया कि मैं तो अमरकौरी के पास ही नहीं गया कभी, तो फिर भवानी सिंह आया कहां से? इसका मतलब ये मेरी संतान नहीं है। अब देखना संबंधों की कैसे कहते हैं कि यहाँ की तिकड़मबाज हो रही है। अब देखो, भवानी सिंह को इसने अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया।
अब भवानी सिंह कछवाई रानी से पैदा हुआ है। कछवाई रानी किसकी बहन? सवाई जय सिंह की। और उस समय अगर देखें तो राजस्थान में सबसे जो कहते हैं कि इनकम वाला आय का स्रोत था, सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य था, वो था आमेर। और आमेर के राजा सवाई जय सिंह जो मुगलों से उनके घनिष्ठ संबंध थे, उनके बहन की यहाँ इस प्रकार इंसल्ट हो रही है, तो कहते हैं उसने बहन के समर्थन में बुद्ध सिंह हाड़ा से युद्ध कर दिया और कहा कि तूने मेरी बहन को, इसका मतलब चरित्रहीन कह दिया। तो कैसे चरित्रहीन कैसे कह दिया? तो कहते हैं भाई का खून खोलेगा। अब भाई ने क्या कर दिया? बुद्ध सिंह हाड़ा को इसके राजगद्दी से हटा दिया। और ये घटना लगभग 1730 की है। उस समय बुद्ध सिंह वहां नहीं था, यानी बुद्ध सिंह कहीं बाहर गए हुए थे। उस समय बूंदी पे आक्रमण किया और बूंदी पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने बुद्ध सिंह को हटाया, बुद्ध सिंह की जगह बुद्ध सिंह के रिश्तेदार में एक भाई था दलेल सिंह। अब सवाई जय सिंह दलेल सिंह को बूंदी का राजा बनाता है। इस बात से नाराज हो गई अमरकौरी। अमरकौरी ने अपने भाई को कहा कि भाई जो था वो परिस्थितियां उन्होंने मुझे ऐसा कहा, चरित्रहीन का वगैरह का, उस चीज को छोड़ दे, लेकिन बुद्ध सिंह हाड़ा को राजा के पद से नहीं हटाना था। और बुद्ध सिंह हाड़ा को हटा दिया तो कहते हैं कि उसने दलेल सिंह को बना दिया। तो कहते हैं दलेल सिंह को किस आधार पे बनाया? लेकिन एक चीज समझना, जब बुद्ध सिंह हाड़ा की अमरकौरी से शादी हुई थी, तब कहते हैं कि आपस में यूं भाई थे, बुद्ध सिंह हाड़ा और दलेल सिंह। तब कहते हैं कभी कभी दलेल सिंह इस अमरकौरी को छोड़ने आमेर जाया करता था। तभी जब आमेर जा रहा है, जय सिंह की बहन है, तो सवाई जय सिंह की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। ध्यान रखना, राजस्थान के इतिहास में कृष्णा कुमारी विवाद भी महत्वपूर्ण है। वो मेवाड़ रियासत से संबंधित था, लेकिन ये कृष्णा कुमारी सवाई जय सिंह की पुत्री है। अब क्या हुआ, कृष्णा कुमारी और दलेल सिंह, जैसे दलेल सिंह अमरकौरी को वहां छोड़ने जाता, आता जाता रहता था, इन दोनों में हो गया प्रेम। अब कृष्णा कुमारी कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इसी से। तब कहते हैं सवाई जय सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह करवा दिया दलेल सिंह से। और अब जब ये परिस्थितियां हुई, बुद्ध सिंह हाड़ा को हटाया, तो इस कारण कहते हैं दलेल सिंह को जब यहाँ का शासक बनाया तो इससे नाराज हो गई थी अमरकौरी। और अमरकौरी ने कहा कि मैं दलेल सिंह को हटा करके अपने बेटे भवानी सिंह को यहाँ का शासक बनाऊंगी। तब कहते हैं कि जय सिंह इस भवानी सिंह की हत्या करवा देता है। परिस्थितियां समझना, इतने बड़े घनिष्ठ मित्र थे और परिस्थितियां पता नहीं एक कारणवश इतनी खतरनाक स्थिति में आ गई कि दलेल सिंह को बनाया, भवानी सिंह को मरवा दिया, यानी खुद के भतीजे को ही मरवा दिया, भांजे को। अब क्या हुआ कि अमरकौरी ने भी कहा कि अगर भाई तू इतना गिर गया है तो फिर मैं भी तेरी बहन हूं, यानी तू कछवा है तो मैं भी कछवा हूं। जो खून तेरे रगों में दौड़ रहा है वो मेरे रगों में भी दौड़ रहा है। और उसी अमरकौरी ने उसी समय, एक व्यक्ति था उमेद सिंह, उस उमेद सिंह को गोद ले लिया और गोद लेकर के कहा कि अब उमेद सिंह जो है वो ही बूंदी का राजा बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे? एक तो स्त्री, अब स्त्री किससे समर्थन ले? उस समय परिस्थितियां भी विकट थी। तब कहते हैं कि वो उमेद सिंह को राजा बनाने के लिए, अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने सहारा लिया मराठों का। और मराठों में मल्हार राव होलकर, चूंकि मराठे पैसों के लिए कहीं पर भी आक्रमण कर लेते थे, तब कहते हैं कि इन्होंने 6 लाख रुपए दिए और मल्हार राव को दक्षिण भारत से बुलाया। और मल्हार राव आ गया जयपुर और उसने जयपुर पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखना, ये राजस्थान में मराठों के प्रवेश का पहला कारण था और कहते हैं यहीं से मराठे राजस्थान में प्रवेश हुए थे। अब मुख्य कारण तो यही हो गया कि बूंदी का जो उत्तराधिकार संघर्ष था, अगर ये उत्तराधिकार संघर्ष नहीं होता तो राजस्थान में मराठे शायद प्रवेश करते या नहीं करते, ये भविष्य की बात थी। लेकिन फिर भी इस बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष ने राजस्थान में मराठों को प्रवेश का मौका दे दिया। और जैसे ही राजस्थान में मराठे प्रवेश हुए, उस समय अगर देखा जाए तो राजस्थान में सबसे धनवान कोई प्रदेश था तो वो आमेर ही था, क्योंकि मुगल सत्ता के काफी नजदीक रहे, युद्धों में इतने ज्यादा उलझे नहीं, और कहते हैं कि हर प्रकार के आय के सोर्स इनके पास उपलब्ध थे। बाकी वाले राज्यों में क्या था कि अधिकतर वो युद्धों में व्यस्त रहते थे, तो इतना धन था नहीं। तो कहते हैं यहां आक्रमण करके इन्होंने
बहुत सारा धन लूटा। उसके बाद में सवाई जय सिंह ने फिर वापस धन दिया, और धन दिया तब जाकर के मल्हार राव होलकर यहाँ से गया। अब क्या हुआ कि इस प्रकार जब प्रवेश का मौका मिल गया, तब इसने देखा मराठों ने कि राजस्थान में भाई भाई के विरुद्ध है। यानी जब मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी तो क्या है कि राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। अब स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए तो उनके लिए सिर्फ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी मराठों की वजह से। अब मराठों ने जब प्रवेश ही कर लिया तो कहते हैं कि हर भाई भाई के विरुद्ध था। वो चाहता था कि इसको हटाया जाए तो हम राजा बन जाए, और इसी आपसी लड़ाइयों ने क्या कर दिया, मराठों को और प्रवेश का मौका ज्यादा दे दिया। इसके कारण मराठे जोधपुर भी आए, इसके बाद मेवाड़ भी गए। यानी राजस्थान की हर रियासत में इन्होंने कहते हैं आंतरिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, और पैसों के बदले काम करते थे, और पैसे लेकर के वापिस चले जाते। थोड़े दिनों बाद वापिस पैसों की जरूरत होती, वापिस किसी न किसी राज्य पर हमला कर देते। कहते हैं ये बुंदी का उत्तराधिकार संघर्ष नहीं हुआ होता, और इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है सवाई जय सिंह को। और कहते हैं कि इसी सवाई जय सिंह ने एक बार पेशवा को राजस्थान बुलाया भी था अपने यहाँ, और जब पेशवा यहाँ आया तब इन्होंने राजपूतों के जो आपसी संघर्ष थे, इनकी जो कलह थी आपसी, उनको देख रखा था। तो कहते हैं इसकी वजह से भी इन्होंने प्रवेश कर दिया। अब क्या हुआ कि राजस्थान के हर राजपूत राज्य मराठों से ज्यादा प्रवेश हो गए। बार बार मराठे आते, परेशान करके जाते, धन लेके जाते, और युद्ध करके मतलब इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि सब राजपूत राजा वापिस एकजुट हो गए, और उनका नेतृत्व सवाई जय सिंह कर रहे थे। लेकिन एक स्थान है मेवाड़ में, होरडा, महत्वपूर्ण है ये होरडा सम्मेलन। ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन हुआ। हुरडा मेवाड़ में, और विशेष करके हुरडा जिस जिले में आता है वो है भीलवाड़ा जिला। यानी भीलवाड़ा के हुरडा में 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन हुआ, और ये सम्मेलन कहते हैं कि राजपूतों को एकत्रित करने की जो अंतिम प्रयास थे, जिसके नेतृत्व में राजपूत शक्ति पूरी तरह से एकजुट थी, और वो थे राणा सांगा। उसके बाद यदि राजपूत कहीं एकजुट हुए तो वह वापस हुए हैं हुरडा सम्मेलन में। और हुरडा सम्मेलन में कहते हैं कि जयपुर से जय सिंह आए, इसके अलावा मारवाड़ यानी जोधपुर से अभय सिंह गए, नागौर से बख्त सिंह गए थे। और इंपॉर्टेंट है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, क्योंकि ये मेवाड़ में है। तो उस समय मेवाड़ के जो राणा थे जगत सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय, इन मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। सब एकजुट हो गए मराठों के विरुद्ध। कहते हैं कि सब एकजुट होकर के लड़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि आगे जाकर के स्थितियां ऐसी हुई कि ये राजा आपस में अपने द्वेष के कारण ही, क्योंकि जो सवाई जय सिंह थे वो अपने आप को सर्वोच्च मानते थे, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। तो कहते हैं कि जगत सिंह द्वितीय के अंडर में उनको भी रहना पसंद नहीं आया। दूसरा, हर रियासत के राजा चाहते थे कि वो अपने आप को सर्वोच्च मान रहे थे, और इस सर्वोच्च मानने के चक्कर में एक दूसरे के से मन मुटाव हो गए, और मन मुटाव होने के कारण हुरडा सम्मेलन असफल हो गया। यानी हुरडा सम्मेलन में जो रणनीतियां तय की गई थी उन रणनीतियों पर अमल नहीं हुआ, और इस कारण बार बार वापिस इनको मौका मिला। और कहते हैं 1737 का वो दौर है जिस दौर में मराठों ने वापिस राजपूताने पर आक्रमण कर दिए, और बार बार उनको लूटा जा रहा है। और जयपुर रियासत में तो कहते हैं सवाई जय सिंह को इतना दोषी माना गया है कि सवाई जय सिंह जो था, उस सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारियों में कहते हैं कालांतर में एक और इस कछवा वंश में उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था सवाई ईश्वरी सिंह। ये जयपुर का वो शासक है जिस शासक ने कहते हैं कि इनको बार बार लूटा गया मराठों के द्वारा, और जब एक बार तो इन्होंने सुना, उनके पास कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि राजपूत राज्यों की मराठों ने ऐसी स्थिति कर दी थी कि उनके घर के जो बर्तन होते थे उस समय सोने चांदी के बर्तन, उनको वो तक गिरवी मतलब बेचने पड़ गए थे। और इसी समय जिस समय जयपुर पे आक्रमण हुआ, समाचार मिला सवाई ईश्वरी सिंह को कि मराठों ने यहाँ आक्रमण कर दिया, तो उसके पास धन नहीं था देने के लिए। यानी इतनी जर्जर स्थितियां कर दी थी उन्होंने कि सवाई जय सिंह अपने
कमरे में गए और कक्ष में जाकर के इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो आप समझ जाओ कि राजपूतों की उस समय स्थितियां क्या रही। मराठों के प्रवेश के कारण सवाई जयसिंह ने आत्महत्या तक कर ली थी। तो बहुत खतरनाक परिणाम हुए थे। बार बार आकर के इनको मतलब कहते हैं राजपूतों की निचोड़ सी स्थिति कर दी थी मराठों ने। और ये सब भूले शुरू हुई थी सवाई जयसिंह की गलतियों की वजह से। और विशेष करके अगर बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष नहीं होता तो फिर इन जो मराठे हैं इनको इतना प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता। दूसरा कहते हैं प्रवेश करे भी मराठे तो उनसे लड़ा भी जा सकता था, लेकिन कहते हैं सामने अगर कोई योग्य तो होना चाहिए। तो मराठे इतने प्रबल हुए क्यों, इसके संदर्भ में बताता हूं कि 1713 में मराठों का जो राजा था वो था साऊ। अब साऊ ने क्या कर दिया, अपने आप को मजबूत करने के लिए एक पेशवा पद वैसे तो था ही, लेकिन जो पेशवा पद पर बिठाया था वो बिठाया था बालाजी विश्वनाथ को। और जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे तब मराठों की जो सर्वोत्कर्ष शक्ति थी उसका उदय हुआ है। यानी मराठे उत्कर्ष की स्थिति में आ गए थे, वो आए थे बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में। अब साऊ तो नाम मात्र के राजा रह गए थे, सब काम जो थे वो बालाजी विश्वनाथ कर रहे थे। इसी दौरान 1719 में बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए, और दिल्ली गए तब इन्होंने मुगलों की स्थिति को भी देख लिया। मुगल भी आपस में लड़ रहे थे और उनका फायदा उठा रहा था सैयद बंधु। तब कहते हैं मुगलों और मराठों के बीच एक समझौता हुआ था जो 1719 का समझौता कहलाता है। और इस समझौते के तहत यह तय हुआ था कि मराठे मुगलों के प्रभाव क्षेत्र वाले राज्यों पर आक्रमण नहीं करेंगे और मुगल मराठों को जहां उनका जो क्षेत्र दिया गया वहां सौत और शर्त इसमुखी वसूल करने का अधिकार दे देंगे। दूसरे मराठे हैं वो बिना मुगलों को बताए कहीं पर भी दावा नहीं बोलेंगे। कुछ चीजें तय हुई 1719 में, लेकिन जब बालाजी विश्वनाथ यहाँ गए थे 1719 में तब उन्होंने कोई डायरेक्ट यह एक आज की तरह कोई वायुयान तो था नहीं कि डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए। वो जिस क्षेत्र से होकर के गए वो थे मालवा का क्षेत्र। तो कहते हैं मालवा की स्थितियां भी उन्होंने समझ ली, गुजरात की परिस्थितियां भी देख के गए थे। और इसी समय 1719 में जब ये गए थे तब अपने पुत्र बाजीराव को साथ में लेके गए थे। यानी बाजीराव उस समय मुगलों की स्थितियां देख चुका था। अब 1719 में ये चीज घटनाक्रम हुई, 1720 में मृत्यु हो गई बालाजी विश्वनाथ की। तब 1720 में नया पेशवा जो बनता है वो बनता है बाजीराव, जो इतिहास में बाजीराव प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। अब जो बाजीराव प्रथम बना है इसके बारे में कहा जाता है कि ये योग्य पिता का सुयोग्य पुत्र था। यानी जितनी योग्यता, जितना वीरता के गुण थे वो बालाजी विश्वनाथ में भरे हुए थे, उससे भी ज्यादा बाजीराव प्रथम ज्यादा सुयोग्य साबित हो गया। अब 1720 में बना और इसी के शासनकाल में यानी जब ये पेशवा था तभी राजस्थान पे मराठों का प्रवेश हुआ था। अब बाजीराव प्रथम बन गया। बाजीराव प्रथम ने भी एक समझौता किया मुगलों से 1741 में, और वो था धौलपुर का समझौता। ध्यान रखना, ये जो धौलपुर का समझौता था वो सवाई जयसिंह, क्योंकि ये सेनापति थे, वह पेशवा के मध्य हुआ था। इसका मतलब ये इस समय भी प्रभावी थे कौन, सवाई जयसिंह। यानी ये मुगलों के बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे। लेकिन जब इन दोनों के मध्य समझौता हुआ तो ये समझौता 1741 का धौलपुर समझौता कहलाता है। इसके बाद भी बार बार वो पेशवा को निमंत्रण भी दे रहे थे। कहते सवाई जयसिंह की इसमें भूमिका तो प्रमुख थी, अगर वो पेशवा को अपने यहाँ नहीं बुलाता तो फिर ये स्थितियां पैदा नहीं होती। दूसरा, पेशवा भी इतना कहते हैं उस समय सक्रिय स्थिति में नहीं था, लेकिन विवाद हुआ बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में। अगर अमर कुंवरी नहीं बुलाती मराठों को राजस्थान में तो राजस्थान की परिस्थितियां इतनी वाकिफ नहीं हो जाती उनसे और राजस्थान में प्रवेश के कारण नहीं हो जाते। और राजस्थान में एक बार मराठों ने प्रवेश किया तो कहते हैं राजपूत शक्ति को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। ये थे मराठों का राजस्थान में आक्रमण के मुख्य कारण। धन्यवाद।